ये जो आपकी होती है वॉल्स होती है, ठीक है। तो वॉल, इस पे क्या होता है, वॉल क्या होता है, ये रिजिड होती है, ब्रिक रिजिड होती है। अब इस रिजिड केस में क्या होता है कि जब बिल्डिंग मूव करती है और सारा लोड वॉल के ऊपर आया तो वॉल में जैसे क्रैक आते हैं तो ये स्लैब कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। ये पूरी स्लैब कोलैप्स हो जाएगी आपकी। लेकिन जहाँ पर आपके फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, फ्रेम मतलब जहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेम क्या कहलाता है, जहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पार्ट होता है, ये आपका कॉलम, ये आपका कॉलम, ये आपकी बीम, ठीक है, उसके ऊपर आपकी स्लैब। अब उस केस में क्या होगा कि जो टोटल लोड है आपकी बिल्डिंग का, ठीक है, वो आपके कॉलम पे आ रहा है, ठीक है। कॉलम एंकर होते हैं फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जहाज वगैरह में देखा होगा ना, आपने पहले जहाज रोकने के लिए एंकर डालते थे। एंकर का शेप आपने देखा हो तो कभी इस तरह से होता है, ठीक है। आगे इस तरह सिंबल बना होता है। एंकर क्या होता है, एंकर क्या होता है कि जाके वो मिट्टी में धंस जाता है और आपके जहाज को ब्रेक लग जाता है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी यही होता है, बिल्डिंग में भी। फाउंडेशन का ज़मीन के नीचे बनाने का रीज़न क्या है, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल देखो, हमेशा ग्राउंड लेवल जब भी बोला जाएगा तो ग्राउंड लेवल जीरो लेवल कहलाता है, जो आपकी मिट्टी है जिसके नीचे खुदाई करनी है, मतलब ये आपका बेस है, इसके नीचे खुदाई करोगे तो इसका जो नीचे का बेस, ग्राउंड लेवल के जो नीचे का हिस्सा होता है, यानी जो जिसके लिए खड्डा खोदना पड़ेगा आपको, वो आपको कहलाता है सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला हिस्सा सब स्ट्रक्चर कहलाता है। तो फिर क्या होता है कि अपन जनरली कॉलम कास्ट होता है, कॉलम यहाँ तक आ गया। अब जो फाउंडेशन होती है इसकी नीचे बनती है, तो ये अंदर तक धसा हुआ होता है। तो बिल्डिंग जब स्वे करती है, इधर से इधर, इधर से इधर स्वे करती है टेढ़ी मेढ़ी, तो पहले बात तो एंकरेज की वजह से ये बिल्डिंग रुकी हुई रहती है आपकी, ओवर टर्न नहीं होती, ठीक है। ओवर टर्न मतलब ज़्यादा, अगर सपोज यही आपका कॉलम स्ट्रक्चर है और आपकी फाउंडेशन नहीं है ना, तो ओवर टर्निंग आ जाएगी। ओवर टर्निंग मतलब जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो बिल्डिंग घूम के गिर सकती, नीचे कोलैप्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंकर ही नहीं है अंदर, तो बिल्डिंग सीधी सीधी गिर जाएगी। तो उस केस में क्या है कि जब फाउंडेशन है एंकरेज का काम करती है, पहली बात तो ज़मीन में बिल्कुल धसी हुई होती है। अब उस केस में क्या होगा, जब कॉलम स्वे करेगा तो दो सपोर्ट होंगे, तो कॉलम में खुद भी माइल्ड स्टील है, तो एक तरह से इलास्टिक इलास्टिक बिहेव करेगी वो, ठीक है। तो अपने आप मूव करके अपनी स्थिति में आ जाएगी और एंकरेज की वजह से बिल्डिंग होल्ड रहेगी, ठीक है। हाँ, कॉलम जो अर्थक्वेक आएगा उसके हिसाब से क्रैक डेवलप हो जाएंगे, तो सडन कोलैप्स नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है माइल्ड स्टील की, जो अपन जो स्टील यूज में लेते हैं उसे माइल्ड स्टील बोलते हैं। जो जनरली आपकी आपकी जो बिल्डिंग में स्टील यूज में आता है वो माइल्ड स्टील यूज में आता है। जो आपका जो बाहर जो सरिये होते हैं आपकी बिल्डिंग में लगते हैं वो माइल्ड स्टील होते हैं एक तरह से, ठीक है। इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी अच्छी खासी होती है, आराम से बैंड कर जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि इलास्टिक बिहेव करता है, अब वो बिल्डिंग आपकी स्वय करके अपनी जगह पे वापस सीधी आ जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा जो इसका सबसे ज़्यादा आपका अर्थक्वेक और माइल्ड स्टील के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है तो आप जापान और चाइना की चीज़ों से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा जापान में आपका डेली भूकंप आते हैं। चाइना के, और जो जापान और चाइना का टच वाला एरिया है वहाँ भी डेली भूकंप आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्वेंशन जो हुए हैं अर्थक्वेक को लेकर वो वहीं हुए हैं, क्योंकि तो वो जहाँ ज़रूरत होती है ना वहीं लोग, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पर इसकी कहते हैं ना उत्पत्ति होती है। तो वही चीज़ है कि जहाँ पर आपका जो जापान और जो चाइना है वहाँ पर इसका डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते थे। पहले तो क्या होता था कि वहाँ लकड़ी के घर चल जाते थे, लकड़ी में छोटे छोटे घर होते थे। लेकिन जब जब जरूरत पड़ी उन्हें हाई राइज बिल्डिंग बनाने की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको फेस क्या करनी थी कि अर्थक्वेक बहुत आता है। तो जितनी भी टेक्निक्स है स्टील से जुड़ी हुई और भी चीज़ें जुड़ी हुई, जो रेनफोर्स के अंदर रेनफोर्समेंट जब अपन कॉलम वगैरह में अपन स्टील प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो डिज़ाइनिंग वगैरह है सब जनरली ओरिजिन, जो मेनली ओरिजिन है वो वहीं से ही है, ठीक है। जनरल पढ़ेंगे हम स्टील कितना टाइप के हैं। माइल्ड स्टील हो गया, मीडियम कार्बन स्टील हो गया और हाई कार्बन और हार्ड स्टील हो गया। तो देखो सीधी बात ये है कि जिस स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा वो उतना ही हार्ड होता जाएगा, कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा तो स्टील हार्ड होता जाएगा, ठीक है। उसमें इलास्टिक लिमिट उसकी ख़त्म होती जाएगी। अपने हार्ड स्टील का अपना एक अलग यूज़ है, ठीक है, और माइल्ड स्टील का अपना एक अलग यूज़ है, ठीक है। जैसे हाई कार्बन स्टील सबसे ज़्यादा मजबूत होता है
कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या होता है कि जब भी इसमें बेंडिंग या टेंशन क्रिएट होती है तो ये ब्रेक हो जाता है। माइल्ड स्टील में ऐसा नहीं होता है। माइल्ड स्टील में क्या होता है कि हाँ, हार्ड स्टील से थोड़ी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है इसके अंदर, लेकिन ये बैंड करता है। जैसे सब आप छत वगैरह होती है, कॉलेज अचानक से कॉलेज हुई, छत गिरी, ठीक है, अगर हार्ड स्टील हो, अगर उसमें हो तो हो सकता है कि वो सडन कोलैप्स कर जाए। लेकिन अगर माइल्ड स्टील होगा तो वो कुछ टाइम के लिए होल्ड कर जाती है। तो माइल्ड स्टील में क्या क्या होता है, एक तो कार्बन कंटेंट हो गया, ठीक है, एक 0.25% हो गया, सल्फर हो गया और फास्फोरस हो गया। दूसरी बात, मीडियम कार्बन स्टील हो गया, उसमें कार्बन कंटेंट 0.25% से लेकर 0.6% तक होता है, ठीक है। और हाई कार्बन स्टील जो होता है उसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, 0.6 टू 1.5% होता है, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप के स्टील हो गए। अब माइल्ड स्टील के यूज क्या क्या है। A rolled steel section like angles, channels, plates, I and T bar sections used in construction work। देखो एंगल्स आपने देखे होंगे, एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जनरल आपने देखे हैं, चैनल होते हैं, आई और टी, टी बार हो गए। आई बार मतलब आई बार इस तरह से बनी हुई होती है, ठीक है। टी बार इस तरह की, ओ सॉरी, आई बार तो इस तरह की होती है, ठीक है। टी बार इस तरह की होती है जनरली। ये आई बार आपने देखा होगा कई बार जो आपने गार्डर देखे पुराने घर, पत्थर के घर होते हैं, उसमें जो बार होती है आई, या जो रेलवे सेक्शन होता है वो आई सेक्शन होता है, जिस पर आपकी लोकोमोटिव चलती है। टी सेक्शंस भी होते हैं इसी तरह से, ठीक है। ई सेक्शंस भी होते हैं, सी सेक्शन भी होते हैं। आपने कई बार शायद बिल्कुल लाइट वेट सी सेक्शन होते हैं जो आपके टीन शेड वगैरह के नीचे लगाते हैं, उसके ऊपर लोड लगाते हैं, सी सेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रोल सेक्शन होते हैं, एंगल्स होते हैं, एंगल्स मतलब 90 डिग्री के ऊपर बने हुए होते हैं, आपके एंगल्स कहलाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज आते हैं। माइल्ड स्टील राउंड बार्स आर यूज्ड इन स्टील फॉर्मेट। माइल्ड स्टील की जो राउंड बार्स है, ठीक है, वो हम यूज में लेते हैं। स्टील मेड ऑफ ट्यूब्स आर यूज्ड एज द रूफ कवरिंग्स। जो ट्यूब्स होती है, अंदर से होल होता है उसके, वो रूफ कवरिंग में यूज आती है। स्टील ट्यूब्स का मैं एग्जांपल दूं, आजकल आपने देखा होगा कि ना, जो आपके पेट्रोल पंप वगैरह हैं, पेट्रोल पंप वगैरह पे क्या होता है कि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा कि एक बॉल होती है, उस बॉल के अंदर बहुत सारे आपको पाइप्स निकले हुए दिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये जो पाइप्स होंगे ये किसी बॉल से कनेक्ट होंगे और फिर इस बॉल से फिर पाइप निकल रहे होंगे। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आपने देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े टीन शेड बन रहे हैं विदाउट कॉलम, बहुत दूर दूर कॉलम है, बहुत दूर कॉलम है, ठीक है, और पूरा शेड रुका हुआ है। तो ये लाइट वेट ट्यूब्स होती है स्टील की, जो आजकल यूज में आती है। मैं आपको इमेज दिखा दूंगा बाद में। आयरन के बारे में से पढ़ने की जरूरत है नहीं। आयरन कंसिस्टेंट अबाउट 4.60 पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अगर हम और अर्थ के क्रस्ट की बात करें, इनर लेयर्स की बात करें, तो 4.60 पार्ट है, ठीक है। राउंड बार्स क्या होती है बेटा, राउंड बार्स जो आपकी जनरल स्टील्स होती, स्टील जो सरिया लगाता है ना बिल्डिंग में, वो राउंड बार्स होती है। क्योंकि माइल्ड स्टील की एक ही चीज़ नहीं आती है। क्वेश्चन क्या है किसी ने कि व्हाट इज राउंड बार। राउंड बार होती है जनरली आप जो सरिया बिल्डिंग में लगाते हो, राउंड ही तो होता है वो, ठीक है। और भी आयरन इसलिए समझा, ये राउंड बार का नाम स्पेशली इसलिए आया है क्योंकि स्ट्रक्चर स्टील बहुत टाइप की होती है। मैंने बताया ना, आई सेक्शन होता है, एल सेक्शन, तो राउंड बार जनरली यूज में आती है। इट इज ऑल्सो कंटेंट इन लीफ प्लांट्स। आयरन ओर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है। हेमेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, पायराइट और साइडराइट। अपन केमिकल कंपोजिशन में ज़्यादा जा नहीं सकते, एक ऊपर समझ लो आप। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील। कार्बन कंटेंट होता है इसके अंदर, कार्बन इंक्रीज स्ट्रेंथ बट डिक्रीज डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी वही बैंड करने की प्रॉपर्टी। तो कार्बन क्या होता है कि कार्बन जैसे इंक्रीज होगा लेकिन इसमें डक्टिलिटी डिक्रीज होगी। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज,
impurities affect the quality of steel. Heat treatment process varies depending upon the type of treatment. देखो कार्बन कंटेंट तो आप समझ गए होंगे कि भाई कार्बन ज़्यादा होगा तो जो आपका जो स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसकी, लेकिन डक्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ का मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखो आप कभी भी, मैं जनरल वे बता रहा हूँ आप कभी अपने घर बनेगा, घर बन रहा हो, बिल्डिंग का सरिया लेने जाएंगे ना, तो सरिया लेने के लिए अगर आप बोलोगे भाई शर्मा सरिया दे दे विजय सरिया दे दे, ये कोई भी नॉर्मल कंपनी का सरिया मांगोगे तो वो बोलेगा भाई क्विंटल के हिसाब से मिलेगा, यानी कि वेट करके मिलेगा आपको कि भाई 1 क्विंटल इसका कभी भी अलग से नहीं आता कि 1 क्विंटल 2 क्विंटल सरिया दे दो मुझे, ये वाला 8 mm बार के 10 mm बार के। लेकिन आप बोलोगे मुझे टाटा का सरिया चाहिए, जिंदल का सरिया चाहिए, तो वो बोलेंगे ना भाई नंबर के नोज के हिसाब से आएगा, नोज के हिसाब से मतलब पर पीस के हिसाब से पैसे लगेंगे। अब रीज़न क्या है, और आप जब इसका वेट करके देखेंगे तो बाकी जो स्टील होता है उसका वेट ज़्यादा मिलेगा, सेम साइज, ठीक है। मैं एक सरिया बोल रहा हूँ, 10 mm का सरिया ले लेते हैं अपन, ठीक है, सेम लेंथ है 40 फीट, सेम सब कुछ सेम है, लेकिन आप जो किसी लोकल कंपनी का सरिया लोगे तो उसका वेट ज़्यादा मिलेगा, और टाटा और जिंदल का सरिया लोगे तो उसका उसका सरिया हल्का मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका जो टाटा और जिंदल का सरिया है वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल से बनता है, डायरेक्टली एक्सकेवेशन होता है, जो रॉ मटेरियल निकलता है उससे डायरेक्टली बनता है। तो जो जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे जो आपका सरिया बनता है, उस केस में क्या होता है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, वो सरिया लाइट वेट होता है। लेकिन जो बाकी जो सरिये होते हैं, जो कंपनीज वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो क्या करती है, कटी हुई माइल्ड स्टील ले ली, या फिर कोई भी मटेरियल माइल्ड स्टील मिल गया, कोई कुछ भी चीज़ मिल गई, उसको गला के बनाती है, मतलब डायरेक्टली नेचुरल चीज़ से नहीं बनाती है, नेचुरल चीज़ तो बहुत कम होती है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें मिल जाती है उनको उसको ढला के गला के, या फिर क्या कहते हैं कबाड़ के अंदर कुछ मिल गया उससे गला के बनाती है, तो उसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है, एक तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, प्लस सरिया भारी हो जाता है। तो मैं एक जनरल वे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। आप कभी भी अपना जो बिल्डिंग का सरिया देखोगे उसमें दो चीज़ें खास होती है, एक तो रिब्ड होता है, वो रिब्ड मतलब उसमें जो आपका पार्ट है उभरा हुआ होता है, ठीक है, ठीक है, ताकि उसमें स्लिप ना हो स्टील में से। दूसरी बात, उसमें कभी पढ़ोगे आप तो सरिया में कुछ चीज़ें लिखी मिलेगी आपको, एक तो ग्रेड लिखी मिलती है, उसमें लिखा रहता है कि FE 415 215 का ग्रेड लिखा हुआ होता है, प्लस उसमें लिखा होता है TMT। अब TMT मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो उसका समझा रहा हूँ, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। तो ये थर्मो मैकेनिकल ट्रीट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो डिज़ायर होता है उस पर गर्म करके और उसमें रिब्ड बनाई जाती है, तो ये थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। उससे उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है माइल्ड स्टील में। तो उस पर आपको हमेशा TMT लिखा हुआ होगा, TMT बार्स बोलते हैं उसे माइल्ड स्टील की। द स्टील जनरली मेड ऑफ लो कार्बन एंड सिलिकॉन, the yield strength value are the very low of mild steel, as the name suggests. It is no use for special purpose of the enforcement and heavy structure manufacturing. भाई जो आपका जो yield strength वगैरह है, डक्टिलिटी, इसको आप बिल्कुल अच्छे से आप स्ट्रक्चर एनालिसिस में या जब आपको सोम सब्जेक्ट में पढ़ोगे। अब HYSD की बात है, अपने टॉपिक में भी है। HYSD होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, ठीक है। HYSD की फुल फॉर्म होती है, याद कर लेना, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। हाई स्ट्रेंथ बार क्या होता है, रिप्स ऑन द सरफेस एंड दिस इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ एट लीस्ट बाय 40%। देयर आर मेड ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स एंड टाइप। तो HYSD सरिया क्या होता है कि जिस पे रिब्ड होती है, रिब्ड मतलब जो आपका सरिया उभरा हुआ होता है, सरिया देखा होगा, वो सिंपल बिल्कुल प्लेन बार नहीं होती है अपनी बिल्डिंग में यूज में लेते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ उभार होता है। तो वो उभार क्या होता है, उसे HYSD बार बोलते हैं। और ये बोलता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ सेंस मतलब ये है, कॉमन एग्जांपल की बात है, जो अपन अगर बिल्कुल प्लेन गोल सरिया यूज में ले लेंगे ना आपके कंक्रीट के अंदर, तो क्या करेगा, उस पर अगर रिब्ड अगर रिब्ड जो ये रिब्ड आता है ये नहीं होगा ना, तो कभी लोड पड़ेगा, लोड पड़ने से क्या होगा, स्लिप, सरिया स्लिप होगा, वो आपके कंक्रीट से बॉन्ड नहीं कर पाएगा, बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। कंक्रीट से बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो उस केस में क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। जैसे मैं एक कॉमन सेंस एग्जांपल लूँ कि एक में घास के अंदर कोई कपड़ा फेंक, आपका कपड़ा आप घास के अंदर से कोई चीज़ खींच के निकालो कपड़ा, तो इजीली निकल जाएगा। ऐसे वो कोई कांटे वाली झाड़ी के अंदर कपड़ा अटक गया तो उसको खींचना कितना मुश्किल है, ठीक है। एक एक करके निकालना पड़ेगा, कपड़ा फटना डर है, क्यों? क्योंकि वो अटक गया कांटों में जाके। तो उससे एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिया है मैंने, सेम वही कंडीशन इसके अंदर होती है कि अगर आप
बिल्कुल प्लेन बार यूज में लोगे तो उसमें स्लिपेज बढ़ जाएगी, स्लिप होगा वो। अब उसमें वही रिप्ड बार यूज में लोगे तो क्या होगा, वो कंक्रीट के साथ स्ट्रेंथ पकड़ बना लेगा अंदर, ठीक है। तो ये 40% तक बढ़ाता है सिंपल बार से। माइल्ड स्टील कंटेन्स लो कार्बन कंटेंट वेरियस HYSD हाई यील्ड स्टेनो बार्स, ठीक है, कंटेन्स मोर कार्बन, इसमें कंटेंट ज़्यादा होता है। माइल्ड स्टील स्ट्रेंथ इज लो बट डक्टाइल एंड मोर वेल्डेबल। HYSD यूज वेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट हाई। अब HYSD की मेन रिक्वायरमेंट कहाँ आती है, इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट कहाँ है, जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जहाँ पर टेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। HYSD मोर ब्रिटल डिपेंडिंग ऑन द कार्बन कंटेंट। कॉमन सेंस की बात है, कार्बन कंटेंट बढ़ा हुआ है तो ब्रिटल होगा, ब्रिटल मतलब टूटने का खतरा ज़्यादा होगा। जनरली HYSD सर ये आपके जो HYSD है वो जनरली यूज में आती है स्ट्रक्चर स्टील में। स्ट्रक्चर स्टील सेंस मतलब मेरा ये है कि जैसे आपने जो बड़े बड़ी कैनोपीज वगैरह बनती है फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर, वहाँ आपकी वॉल्स या आरसीसी स्लैब तो होती नहीं है। उस केस में क्या होता है कि आपका उस केस से बचे हैं, उस केस में क्या होता है कि वहाँ HYSD स्टील यूज में आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टील कौन कौन से होते हैं, होता है एंगल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, एक्सपेंडेड मेटल्स होता है, टी सेक्शन आई सेक्शन प्लेट्स होती है, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कोरुगेटेड शीट्स मैंने एग्जांपल दिया है, इसे अपन कोरुगेटेड शीट्स बोलते हैं, ठीक है। टी सेक्शन इस तरह का होता है, ठीक है। HYSD की बात करें अपन, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील हैविंग रिफ्स और प्रोजेक्शंस इन देयर सरफेस, प्रोजेक्शंस होते हैं सरफेस के ऊपर। दे आर प्रोड्यूस बाय कंट्रोल्ड कोल्ड ट्विस्टिंग एंड होल्ड रोल बार्स। अवेलेबल साइज इन 6 mm से लेकर 50 mm तक मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और दे आर यूज टू एनफोर्स ऑल टाइप ऑफ कंक्रीट वर्क। अब ये थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार, TMT बार्स क्या होते हैं, सडन क्वेंचिंग ऑफ रेड हॉट स्टील विद स्प्रे ऑफ वाटर कैन प्रोड्यूस स्टील विद हाई स्ट्रेंथ। मतलब क्या होता है कि बिल्कुल रेड हॉट स्टील होता है, ऐसे पानी की जब बौछार करते हैं, ठीक है, तो वो हाई स्ट्रेंथ गेन करता है। इट अलाउस हाई परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन दैट अल्टीमेट स्टेज। इलोंगेशन क्या होता है, खिंचाव। अल्टीमेट स्टेज मतलब TMT बार क्या है, उसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है कि जब आपका लोड पड़ेगा तो लोड, जिससे मैं समझाऊँ आपको, एक सेकेंड। ये आपका स्टील जो आपका बार है, TMT बार है। अब इस केस में क्या होगा कि जब कभी लोड आएगा इसके ऊपर, पॉइंट पे ज़्यादा लोड आ रहा है, तो ये इस तरह का शेप लेने की कोशिश करेगा। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर खिंचाव पैदा होगा, ठीक है। अगर यहीं पर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, किसी स्टील में लोड ज़्यादा है, तो यहाँ से वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, दो टुकड़े हो जाएंगे इसको। लेकिन वो माइल्ड स्टील होगा तो यहाँ पर उसमें इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, मतलब साइज इसका बढ़ता जाएगा, खिंचता जाएगा। प्लास्टिक ही आपका इलास्टिक की तरह बिहेव करेगा, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ देता है कि टूटे ना, लास्ट स्ट्रेंथ तक देता है। इट अलाउज हाउ परसेंट ऑफ इलोंगेशन आल्सो रोल्ड विद द रिब्स इंक्रीज द स्ट्रेंथ। इसके अंदर रिब आ जाती है तो ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपका जनरल ओवरव्यू था स्टील बार का। मुझे अटेंडेंस भेज देना आप लोग।